बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाइस्ता है। हम दो बहन भाई हैं। भाई 5 साल का है, उसका नाम उज़ैर है। मैं 7 साल की थी तो मेरी माँ नाना के घर से आते हुए बस हादसे का शिकार हो गई थी। नाना शुगर के मरीज हैं। उन दिनों अचानक नाना की तबीयत बिगड़ी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पापा घर नहीं थे, वो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मम्मा ने मुझे और उज़ैर को बड़ी फुप्पो के पास छोड़ा और खुद बस पर बैठकर नाना अब्बू की इयादत के लिए सीधा अस्पताल पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर नाना अब्बू की तबीयत संभल गई। पापा ने मम्मा से कहा कि वो बस पर बैठकर घर पहुंच जाएं, क्योंकि पापा को अभी 2 दिन मजीद वहां रुकना था। मम्मा को बड़े मामू ने गाड़ी पर बिठा दिया। जिंदगी कभी कभी किसी तरह हमारे वहमो गुमान से परे फैसले करती है। उनका हमें गुमान भी नहीं होता है। नाना अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए, जबकि अम्मी बस हादसे में हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अम्मी के दुनिया से चले जाने के 40 दिन बाद ही पापा एक खातून को घर ले आए। हमें बताया कि ये हमारी दूसरी मम्मा है। पापा जब घर में दूसरी औरत को लेकर आए, खानदान में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। दादा ने फौरन खानदानी पंचायत बुला ली। डिस्कशन हुई और पता चला कि पापा ने 2 साल हुए खुफिया शादी की हुई थी और मम्मा को भी इस बात का इल्म हो चुका था। यही वजह थी कि मम्मा के दुनिया से जाने के काफ़ी दिन पहले ही मम्मा और पापा के दरमियान वो बात नहीं रही थी। मम्मा अक्सर परेशान नजर आती, बल्कि मैंने तो खुद उन्हें कई बार छुप छुप कर रोते हुए देखा था। ये और बात थी कि मम्मा किसी के सामने कोई गिला शिकवा नहीं करती थी। खानदान के किसी बड़े को भी उन्होंने पापा की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया था। ये कश्मकश काफ़ी दिनों से मम्मा और पापा के दरमियान चल रही थी। मेरी सौतेली माँ का नाम हाजरा था। यकीनन वो एक निहायत खूबसूरत खातून थी, लेकिन दिल के रिश्ते सिर्फ खूबसूरती से ही नहीं जोड़े जाते, वो दिल से ही बनाए जाते हैं। और शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दिल और ख़ानदान दोनों का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। पापा की उनसे कराची में मुलाकात हुई, जहां वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में जाते रहते थे। पापा के मुताबिक मेरी सौतेली माँ हाजरा यतीम थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। बाप बचपन में ही फौत हो गया था। उनकी माँ ने उन्हें बहुत मेहनत मुशक्क़त करके पाला और पढ़ाया लिखाया था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन अचानक उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया और वो भरी दुनिया में अकेली रह गई। चूँकि पापा की उनसे काम के सिलसिले में अक्सर औक़ात मुलाकात रहती थी, पापा को जब उनके बारे में इल्म हुआ तो वो उनकी वालिदा की ताज़ियत करने के लिए उनके घर गए। हाजरा एक खूबसूरत खातून थी, लेकिन भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पापा ने उनसे शादी का इरादा कर लिया। यकीनन वो उनकी खूबसूरती से भी मुतासिर थे, लेकिन उनके मुताबिक वो इसे नेकी भी समझते थे कि वो एक बेसहारा खातून को सहारा दे रहे हैं। मगर चूंकि मम्मा और पापा कज़न थे, पापा की दूसरी शादी के लिए मम्मा तो क्या, ख़ानदान में किसी ने भी राज़ी नहीं होना था। इसलिए पापा ने हाजरा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। तकरीबन 1.5 साल मम्मा को पापा की शादी का इल्म ही नहीं हुआ। एक दिन इत्तेफाक से पापा के नंबर पर एक ऐसा मैसेज आया जिससे मम्मा को शक हुआ। मम्मा ने वो फ़ोन नंबर अपने पास सेव कर लिया। हमारे बड़े मामू फ़ोन कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। मम्मा ने बड़े मामू को वो नंबर दिया और कहा कि इस नंबर के बारे में मालूमात निकाल कर दें। बड़े मामू ने उस नंबर के मुतालिक मालूमात तो निकाल दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि हाजरा का पापा के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि पापा ने ख़ानदान वालों की वजह से इस रिश्ते को बहुत खुफिया रखा हुआ था। मम्मा को जब इस फ़ोन नंबर का एड्रेस मिला तो वो अकेली कराची पहुंच गई, और जब मम्मा उस पते पर पहुंची तो घर बंद था। अहले मोहल्ला से मालूम हुआ कि इस घर में हाजरा अपने शौहर के साथ रहती है। उसका शौहर कभी कभार यहाँ आता जाता है। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों ने हाजरा के शौहर का नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि वो काम क्या करता है। ये बात मम्मा के दिल पर क़यामत बनकर गुजरी। वो इसी तरह अकेली घर वापस आ गई और उस दिन के बाद से मम्मा और पापा के ताल्लुकात जीते जी कभी ठीक न हो सके। लेकिन हमारी सौतेली माँ की तकदीर में हमारे घर आना लिखा था, लिहाजा अल्लाह ने बहुत जल्द मेरी मम्मा को अपने पास बुला लिया। मम्मा चूँकि इस दुनिया में नहीं रही थी, इसीलिए ख़ानदान वालों को भी हाजरा को तस्लीम करना पड़ा। मेरी उम्र 7 साल थी। मैंने 7 साल अपनी हकीकी माँ की गोद में गुजारे थे। मैं किस तरह किसी दूसरी औरत को अपनी माँ तस्लीम कर लेती, बल्कि मैंने अपने भाई उज़ैर को भी सौतेली माँ के करीब नहीं होने दिया। मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए भी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी। हाँ, ये ज़रूर था कि हमारी सौतेली माँ ने हमारे साथ
अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, ख़ास तौर पर मेरे साथ क्योंकि मैं बड़ी थी। मगर मेरे दिल में उनके लिए ज़रा सी भी मोहब्बत या हमदर्दी पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि जब भी मैं अपनी सौतेली माँ को देखती तो मुझे अपनी सगी माँ का छुप छुप कर रोना याद आ जाता। वक्त गुजरता गया, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंची, अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन सौतेली माँ और मेरे दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना बन सकी। बल्कि जब कभी मैं उज़ैर को सौतेली माँ के साथ हंसते या बात करते हुए देख लेती तो मेरे तन बदन में आग लग जाती। मैं छोटे भाई को भी बेइज्जत करके रख देती। जूं जूं मैं बड़ी होती गई, मेरे दिल में सौतेली माँ के लिए नफरत बढ़ती चली गई। मैं एक लम्हे के लिए भी उन्हें घर में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मा और पापा को इस बात का बखूबी इल्म था। पहले तालीम के सिलसिले में मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम की वजह से इंगेज रहती थी, लेकिन जब से मेरी तालीम मुकम्मल हुई थी मैं सारा वक्त घर पर ही गुजारती। चाहते ना चाहते हुए भी मेरी सौतेली माँ और मेरा आमना सामना होता रहता था। घर के कामों में मैं कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन कोई कितना बेकार बैठ सकता है। इसी वजह से मैं कुछ न कुछ खुद को मसरूफ़ करने लगी। सौतेली माँ मेरी बढ़ती हुई नफ़रत को बखूबी समझ सकती थी, इसीलिए वो भी मुझसे खिंची खिंची रहती थी। एक दिन मेरा अपनी सौतेली माँ के साथ झगड़ा हो गया। वजह कुछ यूँ बनी कि मैंने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी, कमरों के पर्दे उतारे, बेडशीट्स, चादरें, सब कुछ, और वॉशिंग मशीन लगा ली। माँ ने पहले तो मना किया कि पर्दों को अभी धोने की ज़रूरत नहीं है, घर की सफाई सुथराई की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए काम को फैलाने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं फारिग थी, मुझे भी तो कोई मसरूफियत चाहिए थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, मुझे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये जवाब सुनकर सौतेली माँ को गुस्सा आ गया। वो बोली, शाइस्ता, क्या तुम में ज़रा भी तमीज़ नहीं है? जब भी जवाब देती हो गुस्ताखाना तरीके से ही जवाब देती हो। मुझे इस घर में आए 15 साल बीत चुके हैं, मगर तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहाँ तुम पहले दिन खड़ी थी। मैंने कभी तुम्हारे साथ फ़र्क नहीं रखा, हमेशा अपने बच्चों की तरह तुम्हें अहमियत दी है, महज तुम्हारा दिल जीतने के लिए उनसे बढ़कर तुम्हें अहमियत दी है। लेकिन तुम अपनी पहले दिन वाली हठधर्मी पर कायम हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मुझे किस कदर बुरा लगता होगा जब तुम मेरे साथ बदतमीज़ी करती हो? मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अच्छा, क्या आपने मेरे पापा के साथ शादी करने से पहले सोचा था कि उनकी पहली बीवी को किस कदर दुख होगा जब इन्हें इस बात का इल्म होगा? वो ऊंची आवाज़ में बोली, शाइस्ता, तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्हारे बाप ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि वो तबई मौत मरी हैं। तुम वो सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? मैं चिल्लाई, कैसे भूल जाऊं? मैंने कई बार अपनी माँ को छुप छुप कर रोते हुए देखा है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊं? आप कितनी बेहिस हैं कि आज भी आप मुझे भूलने के लिए कह रही हैं। मेरी सौतेली माँ मेरे करीब आई और बोली, नहीं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? तुम मुझे बता दो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरा यकीन आ जाए? बोलो। मैं नज़र चुराते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, मैं आज तुम्हें जान छुड़ाकर जाने नहीं दूंगी। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और 15 साल पुरानी इस लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा। बताओ मुझे, किस तरीके से तुम मेरे खुलूस पर यकीन करोगी? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा दिल जीत लूं? शायद हमारे बीच 15 साल पहले जो दीवार खड़ी हुई थी वो गिर जाए। शायद इसी तरह हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। मैं गुस्से से उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये आपका वहम है या खुद फरेबी कि आप और मैं कभी करीब आ सकते हैं? आप मेरे लिए सिर्फ दूसरी औरत हैं, इससे ज़्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं है। ये सुनते ही सौतेली माँ ने पहली बार मेरे गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया और बोली, दूसरी औरत होना गाली नहीं होती, जो पैदा करती है वो भी माँ होती है और जो परवरिश करती है वो भी माँ होती है। तुम 7 साल की थी जब मैं इस घर में आई थी, आज तुम 24 साल की हो। मैंने तुम्हें पलने के लिए यतीम खाने नहीं भेजा, बल्कि खुद तुम्हें इन हाथों में पाला है। आइंदा मुझे दूसरी औरत होने का ताना दिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो, चाहे सौतेली ही हो। सौतेली माँ के लिए नफ़रत तो मेरे अंदर पहले ही बहुत थी। थप्पड़ ने वक्ती तौर पर तो मुझे चुप करा दिया, लेकिन वो नफ़रत और भी बढ़ गई। मैंने अपने गाल पर हाथ रखे, गुस्से से उन्हें देखा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। माँ ने कहा, वक्त गोल है, ये चक्कर खाता है। दुआ करो कि तुम्हें दूसरी औरत की कुर्सी पर ना बैठना पड़े। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मम्मा को याद करके रोने लगी। उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे अपनी माँ दुनिया की मजलूम तरीन औरत लगती थी और आज मैं खुद को दुनिया की मजलूम तरीन बेटी समझ रही थी।
पापा के साथ भी मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मैं उनसे सौतेली माँ की क्या शिकायत लगाती। माँ की तस्वीर बेड पर अपने पास रख ली और काफ़ी देर रोती रही। रोते रोते मेरी आंख लग गई। कई घंटों के बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी, जिससे मेरी आंख खुल गई। मैंने मोबाइल पर नज़र डाली। मेरे क्लास फेलो अवैस की कॉल थी। अवैस मेरा ऐसा क्लास फेलो था जिसके साथ मेरी दुश्मनी पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। जब मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो 1 अप्रैल थी। मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। अवैस ने मुझे अप्रैल फूल बनाने की पूरी कोशिश की। मैं इससे अनजान थी कि वो मुझे अप्रैल फूल बना रहा है, लेकिन मेरी क्लास फेलो के बरवक्त ज़राए ने मुझे बाखबर किया और मुझे पता चल गया कि ये अवैस की शरारत थी। उसके बाद पूरा 1 साल मेरी और अवैस की आपस में नहीं बन सकी। मैं गुस्से की वैसे भी तेज़ थी। कोई मुझे अप्रैल फूल बनाए, ये मेरी इंसल्ट थी। तकरीबन 1 साल यूनिवर्सिटी फेलोज़ ने हमें लड़ते झगड़ते और आपस में बहस मुबासा करते ही देखा। तकरीबन 1 साल के बाद अवैस के एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम दोनों की ही यूनिवर्सिटी में रेपुटेशन मुतासिर हो रही है। बहरहाल उसने अवैस और मेरे बीच सुलह करा दी। यूं 1 साल के बाद अवैस के एक दोस्त की बदौलत हम दोनों के दरमियान सुलह हुई, फिर दोस्ती हुई और हम एक दूसरे के खासे करीब आ गए। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसी हो शाइस्ता, आजकल क्या हो रहा है? मेरा दिल पहले ही टूटा हुआ था। मैंने रोते धोते सारी कहानी उसे सुना डाली। मेरी तमाम आपबीती सुनने के बाद अवैस ने मुझे फौरी तौर पर मिलने के लिए कहा, जिसके लिए मैंने हामी भर ली। अगले दिन शाम के वक्त मैं मार्केट शॉपिंग के बहाने गई। वहाँ अवैस से मेरी मुलाकात हो गई। हम दोनों होटल में बैठे। मैंने खूब अपने दिल को हल्का किया। उसने भी बड़े तहम्मुल से मेरी तमाम बातों को सुना और मेरा हौसला बंधाता रहा। यूं अवैस और मेरी मुलाकातें शुरू हो गई। मेरे और सौतेली माँ के दरमियान अब खामोशी भी खामोशी नहीं रही थी। हमारी खामोशी भी गिले शिकवों में तब्दील हो चुकी थी। हमारे बीच एक अनदेखा तनाव हर वक्त रहता, जिसे पापा ने भी महसूस कर लिया था। इस तनाव को देखते हुए पापा ने फैसला किया कि वो मेरी शादी कर दें। इसके लिए उन्होंने मेरे रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन पापा के इस फैसले से बजाय इसके कि मेरे अंदर मुस्बत सोच आती, मैं और नेगेटिव हो गई। दिल और दिमाग दोनों ये सोचने लगे कि पापा महज अपनी लाडली बीवी की वजह से मुझे इस घर से निकालना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। पापा तो सिर्फ इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे जो मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच पैदा हो चुका था। क्योंकि शादी तो एक ऐसा फरीज़ा था, वो तो तब भी अंजाम देना पड़ता अगर मेरी मम्मा जिंदा होती। लेकिन अगर एक बार दिल बागी हो जाए तो आसानी से नहीं मानता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। माँ तो फिर सौतेली थी, मैं पापा के भी खिलाफ हो गई। अवैस को मैं एक एक बात बताती थी। जब उसने हालात का बारीकी से जायजा लिया तो बोला, देखो शाइस्ता, सच पूछो तो इस मसले का एक ही हल है कि तुम अपनी सौतेली माँ से दूर हो जाओ, और वो तभी मुमकिन है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाए, क्योंकि बहरहाल शादी तो होनी ही है। शादी तो तब भी होती जब तुम्हारी अपनी मम्मा जिंदा होती, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचो। हाँ, अगर तुम अपने पापा की मर्जी की जगह पर शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अवैस की ये ऑफर सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। हम एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। अवैस ने कहा, शाइस्ता, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, इसलिए मेरे लिए तुम एक अच्छी शरीके सफ़र साबित होगी। हाँ, तुम सोच लो, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। अगर तुम मुझे अपने काबिल ना भी समझो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त तो रहेंगे ही। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर जाहिर है हमारा मुआशरा दोस्ती को कहाँ मानता है, इसलिए तुमसे छुप छुप कर मिलने पर इक्तफा है। तुम अच्छी तरह सोच लो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। हमारे बीच कई दिनों की गहरी खामोशी छा गई। मैंने कई बार उसे फ़ोन करने का इरादा किया, लेकिन फिर ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि अगर उसे फ़ोन किया तो वो जवाब मांगेगा। तकरीबन 1 हफ्ते की लंबी खामोशी के बाद उसका फ़ोन आया। वो मेरे साथ पहले की तरह हंसी मजाक करने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उसके करीब होने लगी। बिलाखिर दिल ने उसके सामने हथियार डालने का फैसला कर लिया और मैंने अवैस के साथ शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मगर पापा ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। पापा के इस इनकार से मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। अवैस भी कहने लगा कि मैं इसीलिए अपने वालिदैन को पहले नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि अगर इनकार हो गया तो मेरे वालिदैन इसे अपनी बेइज्जती समझेंगे। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी कोशिशें अलग थीं और अवैस की कोशिशें अलग, मगर पापा नहीं माने।
उनके इनकार की बस यही वजह थी कि उन्हें ये रिश्ता मौजू नहीं लग रहा था। बस फिर क्या था? सौतेली माँ वही थी जिन्होंने मेरी खुशियों को नज़र लगा दी थी। जब से वो हमारे घर आई थी, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट चली गई थी। और अब जबकि मैं मुस्कुराना चाहती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि मैं मुस्कुराऊं। मुझे यकीन था कि उन्होंने ही पापा को इस रिश्ते से इनकार करने के लिए आमादा किया होगा। अवैस, जो कि पापा के राज़ी होने तक अपने वालिदैन को हमारे घर नहीं भेजना चाह रहा था, बिल आखिर उसने भी अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दिया। पापा ने उन्हें डायरेक्ट इनकार तो नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा कि सोच कर जवाब देंगे। पापा के जवाब ने मुझे हौसला तो दिया, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पापा को मेरी खुशियों की बजाय अपनी बीवी की राय ज़्यादा अजीज थी। जिस दिन अवैस के वालिदैन हमारे घर से होकर गए थे और पापा की जवाब ने मुझे बहुत हौसला दिया था, उसी रात इशा की नमाज के बाद मैंने खुद अपने कानों से सौतेली माँ को ये कहते हुए सुना था। वो पापा से कह रही थी, रिश्ता देखने में ठीक ही लगता है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि ठीक भी हो। ये तो जब बेटी ब्याह कर जाती है तब पता चलता है कि लोग कैसे हैं। पहले तो सभी अच्छे लगते हैं। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। और अगले दिन वही हुआ। पापा ने मुझसे मेरा फ़ोन लिया और अवैस को कॉल करके कहा कि बेटा, हमारी तरफ से माजरत है। दरअसल मैं आपके मम्मी पापा को खुद फ़ोन करता, मगर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं, लेकिन दरअसल मैं ये रिश्ता इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कल ही मेरे बड़े भाई ने अपने बेटे के लिए मुझसे शाइस्ता का हाथ मांगा है। मैं अपने भाई को इनकार नहीं कर सकता, मेरी तरफ से माजरत है। ये कहकर पापा ने फ़ोन बंद किया और फ़ोन मुझे पकड़ाकर चलते बने। पापा का ये झूठ सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो इतना सफ़ेद झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं अपने कमरे में बंद पूरा दिन रोती रही। शाम को पापा घर आए तो मैंने पापा के साथ भी झगड़ा किया। हमारे बीच पहले ही इतनी दूरियां थीं और अब ये दूरियां बढ़ती जा रही थीं। मेरा मोबाइल पापा के घर से जाने के बाद से ही बंद था। आधी रात के वक्त मैंने अवैस को कॉल की, वो भी जाग रहा था। उसने फ़ौरन मेरी कॉल रिसीव की और बोला, शाइस्ता कहाँ गायब थी? नंबर क्यों बंद था? मैं कब से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी और तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, तुमने मेरे सामने एक ऑप्शन रखा था कि अगर ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगा। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, सुबह 10 बजे मैं इसी एड्रेस पर पहुँच जाऊँगी। अवैस ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैं बोली, क्या ये मजाक करने वाली बात है? अवैस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन सुबह सवेरे पापा के जाने के बाद सौतेली माँ नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, शाइस्ता, तुम्हें देखने के लिए आज कुछ लोग आ रहे हैं और यकीन करो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम्हारे पापा कहकर गए हैं, मेहमान शाम के वक्त आएंगे, तुम तैयार रहना और ये नाश्ता कर लो। ये कहकर वो कमरे से चली गई। मैं पहले ही तैयार बैठी थी। मैंने पर्स में अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी और बिना कुछ कहे घर से निकल आई। मैंने टैक्सी की और अवैस की बताई हुई मतलूबा कोठी पर पहुंच गई। ये कोठी अवैस के दोस्त की थी जो कि फ़िलहाल खाली पड़ी थी। अवैस ने यहीं हमारे निकाह का बंदोबस्त किया था। मैं कोठी के अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में अवैस खड़ा किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। मुझे देखते ही जल्दी से उसने फ़ोन बंद किया और बोला, शुक्र है शाइस्ता, तुम जल्दी आ गई। हम सब कुछ सादगी में कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस सादगी में भी जो मुझसे हो सके वो मैं करूं। मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता था। यहाँ आओ मेरे साथ। वो मुझे कमरे में ले गया। कमरे के अंदर 2 लड़कियां पहले से बैठी हंसी मजाक कर रही थी। मुझे देखते ही वो खामोशी से खड़ी हो गई। अवैस ने तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरे इसी दोस्त की बहनें हैं जिसका ये घर है, उन्हें मैंने ही बुलाया है। मैं चाहता था कि कोई तो हो जो तुम्हें दुल्हन बनाए। आखिर को ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वो दोनों लड़कियां मेरी ही हम उम्र होंगी। उनमें से एक मेरी तरफ बढ़ी। उसने मुझे मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा। अवैस बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है जो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अवैस ने मेरे लिए हर तरह का सामान मंगवाया हुआ था। लहंगा, जेवरात, कपड़े, पर्स, गर्ज की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अवैस अमीर माँ बाप का बेटा था, ये तो मैं जानती ही थी, लेकिन जो तैयारी उसने मेरे लिए की थी उस तैयारी से मेरे लिए उसकी मोहब्बत नज़र आ रही थी। हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत के पहले दिन ही उसने कुछ इस तरह तैयारी की थी कि कोई कमी न रह जाए। मुझे उसका ये अंदाज़ पसंद आया था। दिल में अगर मलाल था तो सिर्फ यही था कि पापा मेरे साथ नहीं थे।
सच तो ये था कि मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई थी और पापा की नेचर को मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मुझे मालूम था कि मैं इस घर से नाता तोड़ आई हूँ और पापा अब कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। जिंदगी का हर दुख सुख मैंने खुद ही झेलना था। मैं तमाम कश्तियाँ जला आई थी। बेटियां ससुराल में तमाम कश्तियाँ जलाकर ही जाती हैं, मगर दुख इस बात का था कि पापा बेटी की खुशी देखने के बजाय अपनी बीवी के मशवरों पर अमल पैरा थे। न जाने अवैस पर मुझे अंधा एतमाद क्यों था। शायद इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। निकाह में अवैस के चंद करीबी दोस्तों ने शिरकत की, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ उसके वालिदैन नहीं आए। हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद मैंने अवैस से पहला सवाल ही यही किया कि जब उसके वालिदैन हमारी शादी के लिए राज़ी थे तो वो हमारे निकाह में क्यों नहीं आए। उसने कहा कि वो हमारी शादी के लिए राज़ी तो थे, मगर इस तरह शादी के लिए राज़ी नहीं थे, मगर वो उन्हें जल्द मना लेगा और मुझे घर ले जाएगा। जब तक वो उन्हें मना नहीं लेता तब तक मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा। मुझे उसकी इस बात ने हैरान भी किया और परेशान भी। निकाह तो निकाह होता है, चाहे जिस तरह भी हो। जो लोग निकाह के लिए राज़ी होते हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह किस तरह हो रहा है या इस तरह। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि फ़िलहाल खामोशी ही बेहतर थी। शाम के वक्त अवैस ने कहा, मैं खाना लेने मार्केट जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर अवैस बाहर चला गया। मैं सोफे पर दराज थी। पापा की तस्वीर मेरी आंखों में घूम रही थी। दिल कह रहा था कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, मगर दिमाग कह रहा था कि नहीं, शायद कहीं कोई गलती हो गई है। इतने में मेरी समातों से आवाज़ टकराई, शाइस्ता। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सौतेली माँ बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उन्हें देखते ही मैं सोफे से उठ खड़ी हुई। मैं हैरान थी कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई। मैंने तो इस घर का एड्रेस किसी को भी नहीं दिया। मुझे हैरत में मुब्तला देखकर वो बोली, क्यों हैरान हो रही हो? क्या माँ बाप से भी कभी कुछ छुप सका है? तुम मुझे अपनी माँ ना समझो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया शाइस्ता। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पापा के दिल पर क्या बीतेगी। वो थोड़ी देर में ही घर आने वाले हैं, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। मैं हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। बोली, आप यहाँ कैसे आईं? इस घर का एड्रेस आपको किसने दिया है? वो बोली, ये मानी नहीं रखता कि इस घर का एड्रेस किसने दिया है। मानी ये रखता है कि तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। मैंने कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप ही इस सब की जिम्मेदार हैं। आग लगी थी तो उठता हुआ धुआं देखने के लिए आन पहुंची। आग लगने ही क्यों दी थी? वो बोली, तुम नहीं समझोगी, लेकिन बहुत जल्द वक्त तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वक्त किसी का राज नहीं रखता, सब कुछ सामने ले आता है। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाती चली गई। पहली बार मैं उनके पीछे भागी, न जाने क्यों, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और वो चली गई। वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। अगले दिन मेरे भाई उज़ैर ने मुझे फ़ोन किया और पापा का पैगाम दिया। पापा ने मुझसे हर ताल्लुक़ और रिश्ता ख़त्म कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि मैं जीते जी उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। चंद दिनों में वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। अवैस ने हमारी शादी का जिक्र अपने घर किया तो उनके घर में एक भूचाल आ गया। मुझे उस दिन मालूम हुआ कि अवैस के वालिदैन हमारी शादी के लिए राज़ी ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अवैस ने ज़बरदस्ती हमारे घर भेजा था। बेटे की खुशी की खातिर वो हमारे घर तो आ गए, लेकिन पापा के इनकार पर वो मुतमईन हो गए कि मुसीबत टल गई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शाइस्ता नाम की मुसीबत ज़बरदस्ती उनके गले पड़ जाएगी। इन तमाम बातों का मुझे इल्म तब हुआ जब अवैस की माँ कोठी पर आई। मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद अवैस कंपनी गए थे। गेट की बेल बजी। मैंने गेट खोला। मेरी सास निहायत खूबसूरत साड़ी में मलबूस गेट पर खड़ी थी। उन्हें देखते ही मेरा चेहरा खिल उठा। मैं उन्हें फ़ौरन अंदर लेकर आई, लेकिन वो सोफे पर बैठने के बजाय बोली, तुम्हें ये शादी बहुत मुबारक हो शाइस्ता। मेरी दुआ है कि ये शादी तुम्हारे लिए मुबारक साबित हो, जिसकी उम्मीद कम है। उनकी बात सुनते ही मुझे धचका लगा, लेकिन वो बगैर रुके बोलती चली गई। अवैस हमारा इकलौता बेटा नहीं है कि हम उसकी हर सही गलत बात के आगे अपना सर झुका दें। अवैस का बड़ा भाई लंदन में मुकीम है और 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान वापस आने वाला है। मेरा बड़ा बेटा इंतहाई फर्माबरदार है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा माँ बाप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता अवैस को बेजा लाड प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। हम फिर भी उसका बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हमारी औलाद है। लेकिन ये बात तो उसे भी समझनी होगी। उसे भी अपना भला सोचना पड़ेगा। वो सारी उम्र तो अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकता। बड़े वादे इंसान तब करता है जब उसे निभा सके।
हम अपने बेटे की बातों में नहीं आते क्योंकि हमें इल्म है 25 साल का हो जाने के बावजूद आज भी उसकी बच्चों जैसी आदत है। जो खिलौना पसंद आ गया बस वो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। थोड़ा सा खेला, दिल भर गया तो एक कोने में उठाकर फेंक दिया और फिर नए खिलौने की तरफ भाग पड़ा। अवैस आज भी छोटे बच्चों की तरह जिद करता है, मगर उसकी इस हरकत के बाद हमें ये यकीन हो गया है कि वो अपने मकसद के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इस चीज़ की परवाह कतन नहीं होती कि उसका अंजाम क्या होगा। उसे बस फिक्र है तो उस खिलौने की जो उसे पसंद है। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? वो बोली, वो मेरा बेटा है, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम अवैस के लिए एक वक्ती ख्वाहिश हो, उसकी मोहब्बत नहीं। और दूसरी अहम बात यह है कि तुम अवैस की दूसरी बीवी हो। दूसरी बीवी? दूसरी बीवी का सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे चक्कर आया, मैं करीबी सोफे पर बैठ गई। शाइस्ता, हम अवैस और तुम्हारी शादी के खिलाफ इसलिए नहीं थे कि खुदा न खास्ता तुम में कोई कमी है, बल्कि सच ये है कि अवैस की शादी हो चुकी है और मेरी बहू मेरी सगी भांजी है। खून के रिश्ते जैसे भी हों एक मौका ज़रूर देते हैं। अवैस की बीवी ने भी उसे एक मौका दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस नए रिश्ते से खुद को अलग कर ले। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी की, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बिल आखिर मैं अपनी भांजी का साथ ही दूंगी। मुझे इल्म है कि अवैस ने तुमसे हकीकत छुपाई है, लेकिन दुख ये भी है कि तुमने भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। शाइस्ता, तुम अवैस से बात करो, इस उलझन का हल तलाश करो। मैं सिर्फ तुम्हें एक बेहतर मशवरा दे सकती हूँ, करना तुमने खुद है। ये कहकर मेरी सास चली गई, मगर मेरी जिंदगी अपने साथ ले गई। मेरी बची कुछ खुशियाँ अपने साथ ले गई। मेरे पास उम्मीद की चंद किरणें थीं, वो भी साथ ले गई। दिमाग में झमाके हो रहे थे। दूसरी बीवी का लफ्ज़ मेरे दिल पर कचोके लगा रहा था। मेरी सौतेली माँ के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, दुआ करो कि तुम्हें दूसरी औरत की कुर्सी पर ना बैठना पड़े। आज मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था। मुझे उन लफ्ज़ों का कर्ब महसूस हो रहा था, जिन लफ्ज़ों को खंजर की मानिंद मैंने अपनी सौतेली माँ के सीने में कई बार उतारा था। मगर फ़ौरन ही मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरी सौतेली माँ कैसे मासूम हो सकती है, जबकि वो जानती थी कि पापा पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप हैं। जबकि मैं कैसे गुनहगार हो गई, क्योंकि मुझे तो इल्म ही नहीं था कि अवैस शादीशुदा हैं। बल्कि मैं तो मजलूम हूँ कि मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया गया। पूरा दिन मैं वहीं सोफे पर बैठी रही। अवैस कंपनी से 2 घंटे पहले ही घर आ गए। आते ही उन्होंने पहला सवाल किया, क्या मामा यहाँ आई थी? शाइस्ता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या मामा यहाँ आई थी? क्या कहा है उन्होंने? मैंने गुस्से से उन्हें देखा और बोली, ये तो आपको बताना चाहिए था कि उन्होंने मुझे क्या कहा होगा। इस लफ्ज़ दूसरी औरत ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। पहले मैं अपनी माँ के कर्ब में जलती रही और अब मैं अपनी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। क्या कसूर है मेरा? मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं तो वैसे भी कश्तियाँ जलाकर आई थी। क्या तुमने पहले दिन से ही मेरे मुर्दा जिस्म को मेरे घर भेजने की ठान रखी थी? मेरा कसूर तो मुझे बता दिया होता। कम से कम मैं दुनिया वालों को ये तो बता सकती कि मेरे शौहर ने मुझसे इस बात का बदला लिया है। अब मैं किसी को क्या बताऊंगी सिवाय इसके कि मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मुझसे एक सच बोल दिया जाता। अवैस सोफे के ऊपर बैठ गए। उन्होंने अपना सर सोफे की पुश्त पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। हमारे बीच गहरी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो बोले, मामा तुम्हें आधा सच बता कर गई हैं। आधा सच रहता है और वो आधा सच ये है कि मैंने तुमसे शादी बदला लेने के लिए की थी। बदले का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिमाग में झमाके होने लगे। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी का पहला साल, जब मैंने तुम्हें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की थी? तुम ज़हीन थी, ना बन सकी और मैं दोस्तों से लगाई हुई शर्त हार गया। लेकिन जब तुम्हें इस बात का इल्म हुआ कि मैंने तुम्हें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की है, तो तुमने पूरी यूनिवर्सिटी को सर पर उठा लिया। कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके साथ बैठकर तुमने ये बात ना की हो। मैं तुम्हारे पास आया भी था, मैंने माजरत की थी, लेकिन तुमने निहायत तकब्बुर में मेरी माजरत ठुकरा दी थी। उस दिन मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मेरे दोस्त अच्छे थे। उन्होंने मुझे सब्र करने की तलकीन की और दरगुजर करने का मशवरा दिया। मेरा गुस्सा तकरीबन ख़त्म हो ही चुका था, मगर तुमने बस न किया। तुम्हें याद होगा, एक दिन मैं अपना मोबाइल गलती से क्लास में छोड़ गया। मेरी हमेशा से आदत थी और आज भी है कि मैं मोबाइल पर लॉक नहीं लगाता हूँ। उस दिन भी यही हुआ था, जिसका फ़ायदा उठाकर तुमने मेरे नंबर से नौरीन के फ़ोन पर एक वाहियात मैसेज किया। नौरीन मेरा नंबर जानती थी।
मैसेज पढ़ते ही वो मेरे पास आई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैसेज उसे कैसे चला गया, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहनों जैसी थी। मैं मानता हूँ कि मैं एक आज़ाद ख्याल शख्स हूँ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारे हर तरह के मूड के लिए कुछ लोग मुकर्रर होते हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम महज संजीदा गुफ्तगू करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम हंसी मजाक करते हैं, और कुछ लोग हमारे लिए इस कदर काबिल एहतराम होते हैं कि हम हंसी मजाक में भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहते। नौरीन मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही थी और आज भी है, मगर तुमने बहुत गलत किया था। मुझे आज भी उसका एक एक लफ्ज़ याद है। जब वो अदा कर रही थी तो कसूरवार ना होते हुए भी मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। नौरीन प्रिंसिपल के पास चली गई। मेरे पास अपनी सफाई में पेश करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर नौरीन से माफ़ी मांगी, और करता भी तो क्या। प्रिंसिपल साहब ने वार्निंग देकर मुझे छोड़ दिया। वो तो उनका भला हो कि उन्होंने फ़ोन करके पापा को नहीं बुलाया। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं कई दिन यूनिवर्सिटी नहीं आ सका था। कई दिन के बाद यूनिवर्सिटी आया तो क्लास में जाने की बजाय सीधा लाइब्रेरी चला गया। मैं अभी भी शर्मिंदा था। नौरीन से नज़रें मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ, एक किताब ली और कमरे की तरफ चल पड़ा कि किसी कोने में छुपकर किताब पढ़ता हूँ। लेकिन कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। जानती हो अंदर कौन था? अंदर तुम थी। तुम फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और लहक लहक कर, हंस हंस कर उसे ये बता रही थी कि मेरे मोबाइल से नौरीन को मैसेज करने वाला कोई और नहीं, तुम थी। तुमने ये घटिया हरकत की थी। तुमने मुझे नौरीन और प्रिंसिपल की नज़र में जलील कर दिया। उस दिन मैं बहुत हैरान हुआ जब मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना कि तुमने मुझसे अप्रैल फूल का बदला लिया है। उस दिन मैंने ये सोचा कि तुम किस किस्म की इंसान हो, कितनी बुज़दिल हो। तुम्हारे अंदर किसी की गलती को माफ़ करने का मादा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहती हो कि तुमसे कोई सवाल जवाब ना किया जाए, तुम्हारे सामने सब सर झुका कर रहे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बुरा लग जाए तो तुम उसकी सज़ा ज़रूर देती हो। तुम इंसान को उसकी गलती से बढ़कर सज़ा देना चाहती हो। ये मुझे उसी दिन एहसास हो गया था। मैं उसी दिन तुम्हारी फितरत को समझ गया था, मगर तुम्हारी सौतेली माँ के साथ तुम्हारे मामलात को सुनने और समझने के बाद मुझे मज़ीद ये कन्फर्म हो गया कि तुम अपनी सौतेली माँ को कभी माफ़ नहीं करोगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कितनी मजबूरी में तुम्हारे बाप से निकाह किया होगा? वो बिल्कुल बेसहारा थी, उन्हें सहारा चाहिए था। जानती हो शाइस्ता, तुम्हारा तो इतना ज़र्फ भी नहीं है कि तुम किसी बेसहारा को सहारा दे सको। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बाप का सहारा क्या ले लिया? तुमने तो आज तक अपनी सौतेली माँ को माफ़ ही नहीं किया। तुम्हारी सगी माँ का दर्द मैं समझ सकता हूँ। कोई औरत अपने शौहर को तकसीम नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी हकीकी माँ इतनी ही ज़िंदगी लेकर आई थी। तुम्हारी हकीकी माँ को तुम्हारी सौतेली माँ ने तो नहीं मारा, फिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है? उसी दिन और उसी वक्त यूनिवर्सिटी में मैंने ये तहैया किया था कि मैं ये उधार ज़रूर उतारूँगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें उम्र भर नहीं भूलेगा, लेकिन इसके लिए दुश्मनी नहीं, तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। और मैं तुमसे दोस्ती करने में लग पड़ा। मुझे जलील करने के बाद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था, इसीलिए तुमने भी फ़ौरन मुझसे दोस्ती कर ली। और मैं चूँकि बड़े मौके के इंतज़ार में था, और वो बड़ा मौका मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सका, यूँ हम एक बार फिर अलग हो गए। यूनिवर्सिटी से फ्री होते ही मेरी शादी हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुका था। तकरीबन 1 साल के बाद अचानक मेरा तुमसे राब्ता हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि यही बेहतरीन वक्त है कि मैं अपना हिसाब चुका दूँ। अब तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो और वापस अपने घर जाने की तैयारी करो। दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लो, मैं कल घर आऊँगा। ये कहकर अवैस घर से चला गया। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहा था। ना मेरा दिल दर्द से तड़प रहा था और ना ही मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द जो नकली स्टेज सजा हुआ है, ये मैंने खुद अपनी बेवकूफ़ियों और तकब्बुर से सजाया है। मेरे इर्द गिर्द के सभी लोग दुरुस्त थे, मैं ही गलत थी। 2 दिन गुजर गए, लेकिन अवैस घर नहीं आए। उन्होंने और कितनी सज़ा देनी थी मुझे? 2 दिन की खामोश सज़ा काटी थी, मैं तो 2 दिन की सज़ा ही बर्दाश्त न कर सकी। मैं मानती हूँ कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो मेरा माजी था। मेरा हाल ये है कि मुझे उनसे मोहब्बत है। अवैस पर मेरा हक है और मैं अपना हक इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बस यही सोचकर मैं घर से निकली, टैक्सी ली और अपने ससुराल पहुँच गई। मेरी सास और ससुर तो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अवैस की पहली बीवी, जो नाराज़ होकर मेके चली गई थी, वो वापस आ चुकी थी। वो घर पर ही थी और मुझे देखते ही उसने 3 बार ताली बजाई और बोली, वाह भाई वाह,
देखो तो कौन आया है। क्या बात है, क्या 2 दिन से अवैस का इंतजार कर रही हो? उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई। जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मेरा ये तुम्हें मशवरा है, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं आगे बढ़ी और कमरों के दरवाजे खोलकर देखने लगी। ये देखकर वो गुस्से से मेरी तरफ लपकी। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और धक्का देकर बोली, लावारिस यतीम लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इस घर की खानदानी बहू हूँ। मुझे धूमधाम से ब्याह कर मेरी खाला इस घर में लेकर आई हैं। तुम समझती हो कि अवैस तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ेगा? तो हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मर्द कभी भी अपनी खानदानी बीवी को नहीं छोड़ता, समझी तुम? जहाँ से तुम अकेली चलकर आई हो तुमने वहीं वापस जाना है। अवैस की बीवी की आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा और मैं कंपनी चली गई। वहां पहुंची तो पता चला कि अवैस एक दिन पहले कराची गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनकी वापसी शाम को होनी थी। ये सुनकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंची तो उज़ैर का फ़ोन आ गया। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये सुनते ही मैं उल्टे पांव अस्पताल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल पहुंची। पापा आईसीयू में दाखिल थे। उनके दिल की धड़कन स्टेबल नहीं थी। मुझे देखते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर भेज दिया, क्योंकि उनके मुताबिक पापा की इस हालत की जिम्मेदार मैं थी। पापा मेरे सदमे की वजह से अस्पताल में थे। मैं अपने घर जाने की बजाय अपने मेके आ गई। मैं अपने भाई से बात करना चाहती थी। रात हो गई लेकिन उज़ैर घर नहीं आया। दूसरी मंजिल पर बिल्कुल आखिर में एक कमरा था। मैं जब छोटी थी और बहुत ज़्यादा उदास हुआ करती थी तो मैं उसी कमरे में जाकर छुप जाया करती थी। रोती थी, खुद से बातें किया करती थी तो मेरा दिल हल्का हो जाता था। मैं अपने कमरे से निकली और दूसरी मंजिल पर उसी कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। यूं तो मैं बहुत दिनों से तन्हाई काट रही थी, लेकिन इस तन्हाई में मैं अपने बचपन में जाना चाहती थी। इस कमरे के साथ मेरे बचपन की ढेरों यादें वाबस्ता थी। मैं दरवाजे के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। पिछले कई दिन से मैं सो नहीं सकी थी। वहीं बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। न जाने रात के किस पहर मेरी आंख खुली। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 10 बज रहे थे। मैं कई घंटों से सो रही थी और खामोशी बता रही थी कि कोई भी अस्पताल से अभी तक वापस नहीं आया है। मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। दिल में कोई डर खौफ नहीं रहा था। ना जिंदा रहने की खुशी थी, न मर जाने का खौफ था। यही तब्दीली थी जो मेरे अंदर आई थी। मैं घर जाना चाहती थी। दूसरी मंजिल से गुजरते हुए मेरे कदम एक कमरे के बाहर रुक गए। कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मेरी सौतेली माँ के अलावा कौन हो सकता है? न जाने कौन से मंत्र पढ़कर उसने मेरे पापा को अपने बस में किया हुआ था। ये सोचकर मैं मुस्कुरा दी, मगर अगले ही लम्हे मुझे अवैस की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, वो मेरी मामा की भांजी भी है। हमारा रिश्ता 2 खानदानों ने जोड़ा है, इसलिए ये ताल्लुक बड़ों की मर्जी से ही टूटेगा। अगर हमने खुद जोड़ा होता तो शायद मैं तोड़ भी देता। मेरी सौतेली माँ ने कहा, तुम इतने आराम से ये सब कैसे कह रहे हो? क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि दिन ब दिन हमारी बेटी ज़िंदगी से दूर होती जा रही है? अवैस ने कहा, आप इसे यहाँ वापस बुला लें। आप दोनों के दरमियान अच्छा ताल्लुक बन जाएगा। शायद अब उसे एहसास हो गया हो। ये कहकर वो चल पड़ा। कदमों की चाप सुनकर मैं साथ वाले कमरे में चली गई और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगी। अवैस कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे मेरी सौतेली माँ भी कमरे से बाहर निकल आई। सौतेली माँ ने कहा, रुक जाओ अवैस, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अवैस रुक गया और बोला, आंटी आप मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। शाइस्ता के साथ मुझे हमदर्दी है। शायद चंद लम्हों के लिए मुझे उससे मोहब्बत भी हुई हो, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर फिर भी वो मेरे साथ रहना चाहेगी तो उसे मेरे इंतज़ार में जीना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी सौतेली माँ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माँ का हाथ नाकाबिले यकीन हद तक लंबा होता चला गया। उन्होंने अवैस की गर्दन पकड़ ली और बोली, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, मगर तुम एक ही कहानी सुनाए चले जा रहे हो। क्या हमारी बेटी फालतू है? मेरे शौहर को जल्द होश आ जाएगा, बाकी मामलात वो देख लेंगे, मगर मुझे ये मालूम है कि शाइस्ता तुमसे मोहब्बत करती है और वो हमेशा करती रहेगी। वो इतनी ज़िद्दी लड़की है, खुद को छोड़ देगी मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम्हें मेरी बेटी का हक देना होगा, समझ गए तुम? वरना ताकत की लड़ाई में हमेशा ताकतवर ही जीतता है। समझे कुछ? अवैस खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। सौतेली माँ ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। माँ ने कहा, चलो अब तुम्हें इजाज़त है, अब तुम जा सकते हो।
मगर याद रखना शाइस्ता लावारिस नहीं है। अवैस ने अपनी सांसें बहाल करते हुए कहा, कौन है आप? मेरी माँ मुस्कुराई और बोली, जब जवाब मिल जाए तो सवाल पूछकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना कहा है उतना ही करो और अपनी ज़बान बंद रखना, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। गलती किसी की भी हो, कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। अवैस ने कहा, मैं समझ गया, मुझे अब जाने दें। मेरी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो उठा और तकरीबन भागता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी सौतेली माँ भी जा चुकी थी। एक बार फिर घर में शदीद खामोशी छा गई। सब अस्पताल में थे। मैंने अपनी सौतेली माँ का जो रूप देखा था, ये रूप मैंने पहली बार देखा था, और अब मुझे भी यकीन हो गया था कि वो जो नज़र आती है वो नहीं है। माँ के अस्पताल जाने के बाद मैं घर से निकल आई और अपने घर पहुँच गई। अगले दिन मेरी सौतेली माँ मेरे घर आ गई। बोली, शाइस्ता, मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया है, तुम घर आ सकती हो। बल्कि अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर वो वापस जाने लगी तो मैंने कहा, आपको मेरी फिक्र क्यों है? उन्होंने पलटकर मुझे देखा और बोली, इसलिए कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। तुमने मुझे माँ ना समझा हो, मगर ये ज़रूरी तो नहीं कि हमें खुलूस के बदले हमेशा खुलूस ही मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम घर आओ। तुम्हारे पापा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तुम उनके साथ बैठो, बातें करो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ उनकी सुनो, गलत फहमियों को ख़त्म करो। सब कुछ फिर पहले जैसा हो सकता है। मैंने कहा, आप मुझे क्यों बहला रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। वो बोली, ऐसा तुम इसलिए कह रही हो कि तुम अभी तक अवैस की तरफ ही देख रही हो। मत देखो उसकी तरफ जिसकी आंखों में तुम कुछ नहीं हो। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि अपनी आंखों की बीनाई खो दोगी। मैं जा रही हूँ, चाहो तो वापस आ जाना। मैंने हिम्मत की और शाम के वक्त अपने घर चली गई। पापा से मिली। वो मुझसे खफा ज़रूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। अवैस ने मुझे घर वापस आने का पैगाम भेजा, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। हाँ, मगर मेरी सौतेली माँ घर पर नहीं थी। काफ़ी देर तक जब वो नज़र न आई तो मैंने पूछ ही लिया कि वो कहाँ गई हैं। पापा ने बताया कि वो जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी सौतेली माँ इंसान नहीं, जिनजादी थी। उन्हें उनकी बूढ़ी माँ समेत सजा के तौर पर जिन्नात की दुनिया से निकाल दिया गया था। पापा को भी इल्म नहीं था कि वो जिनजादी हैं। शादी के कई साल बाद जब पापा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस राज को राज रखा। मेरी सौतेली माँ को अपने जादू के जरिए मालूम हो गया था कि अवैस मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस शादी की मुखालफत की थी। लेकिन अवैस को राह रास्त पर लाने के लिए उन्हें उसको अपनी पहचान बतानी पड़ी थी। मगर चूंकि उनका राज फाश हो गया, इसलिए वो यहाँ से चली गई। आज वो नहीं थी तो मैं उनको याद कर रही थी कि जिंदगी के कितने साल ज़ाय कर दिए, मगर मैं उन्हें पहचान ही न सकी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।